ओके, आ रही है। अच्छा जी, आपने हमारी फर्स्ट सब स्टेज हो गई है, आपने दे दी है। ये मुझे बताएं कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि डिस्कशन हमने पहले करनी है, उसके बाद वी हैव टू गो ऑन टू द लेक्चर ऑफ द पेरिकार्डियम। वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड सब स्टेज कोर्स टुडे। तो आप अगर मुझे बताएंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम की डिस्कशन में कोई आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हुई है, सब समझ आ गई है, आंसर आ गए थे या नहीं आए, कुछ पूछना चाहें, वी कैन गिव 5-10 minutes टू द की डिस्कशन। की डिस्कशन आप कराना चाहते हैं। Where does the cervical rib arise from? Cervical rib arises from the seventh cervical vertebra। ये मैंने आपको बताया था, सेवन cervical vertebra का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहां से निकलती है ये आपने पढ़ा होगा, ये थोरेसिक उसकी अप्लाइड एनाटॉमी में है। राइज फ्रॉम C7, यस, C7 की ट्रांसफर्स प्रोसेस से। प्राइमरी इंस्पिरेशन मसल जो है वो डायफ्राम है। C7 आई चेक इन द MCQ जो डाले हुए हैं उसमें आंसर यही है। आई डोंट नो क्यों ये रॉन्ग हुआ है। या तो ट्रांसफर्स प्रोसेस का भी ऑप्शन होगा, C7 क्या ट्रांसफर्स प्रोसेस का ऑप्शन होगा, आप चेक कर लेना। C6 से नहीं आती बेटा, C7 से आती है। C7 का जो है ट्रांसफर्स प्रोसेस उससे निकलती है। बट आई विल चेक इन द MCQs कि उसमें आंसर क्यों गलत आ रहा है। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल तो डायफ्राम है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि में C6 था। जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज ऑफ सेकंड सर्वाइकल, ये जो है सेकेंडरी सर्वाइकल, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, यस, सिम्फिसिस होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये तो आपने जॉइंट्स में भी पढ़ा होगा। और कोई कंफ्यूजन? इंटरकोस्टल आर्टरीज इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस, जी ये तीन होती हैं। एंटीरियर इंटरकोस्टल होती हैं दो, और पोस्टीरियर होती है। ये पता है क्या, ये MCQs जो है ये दे आर इन बिटवीन द लाइंस। आप पढ़ते जाए ना, आप बुक खोले, KLM बुक करें या स्नेल पढ़ें, ये जो ज्यादातर MCQs हैं ये KLM की बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस हैं जिनको मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, उसके अंदर ये लिखी होती हैं। तो ये MCQs इसी तरह बनते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई SCQ में कोई प्रॉब्लम आई हो आपको? जी, टुबर्कल ऑफ फोर्थ रिब किसके साथ होगा? टुबर्कल जो है वो अपने नंबर ऑफ रिब के साथ ही अटैच होता है। अपने जो रिब का टुबर्कल है ये उसी वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है। फोर्थ रिब है तो फोर्थ वर्टिब्रा होगा, उसके नेक के साथ अटैच होगा। फोर्थ वर्टिब्रा जो है रिब के, फोर्थ रिब के टुबर्कल के साथ अटैच होगा, उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एनीथिंग एल्स? सिर्फ हेड जो है उसके दो फेसेट्स होते हैं। जो इंफीरियर फेसेट है वो अपने नंबर ऑफ, जो रिब फोर्थ रिब है तो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्टिब्रा के साथ। जो उसका अपर फेसेट है, सुपीरियर फेसेट है, इट अटैचेस टू द वन वर्टिब्रा अबव। ये याद रखें तो इससे आपको याद रहेगा। और कोई चीज? MCQ की तो आपको साथ रिव्यू आ जाता है। जो SCQ है उसके लिए आई एम मोर कंसर्न कि क्या क्या SCQ आए और आपको क्या आंसर में कोई प्रॉब्लम हुई। बिकॉज मैंने तो 8 दिए थे SCQ, उसमें से 4 आए होंगे, तो जो भी 4 आए हैं उनमें कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर, क्योंकि फिर लेक्चर का ना टाइम थोड़ा रह जाता है और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाते हैं।
So should we go on with the pericardium? ओके अच्छा जी, तो पेरिकार्डियम होता क्या है? पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रोसिलस मेम्ब्रेन, इट इज अ फाइब्रोसिलस कवरिंग ऑफ द हार्ट। ये मैं आपको बता सकती हूँ, जिस प्लूरा है वो कवर कर रहा है लंग्स को, तो इसी तरह हार्ट को एक कवरिंग होती है हार्ट की, विच इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। अब हार्ट, पेरिकार्डियम जा रहा है, हार्ट को कवर कर रहा है, तो हार्ट है कहाँ? हार्ट जो है मीडियास्टिनम में है। मीडियास्टिनम की आपसे बात हुई थी। Where is mediastinum? Mediastinum lies between the superior thoracic aperture and superiorly and inferiorly there is the diaphragm. On each side there is mediastinal pleura, या each side पे pleural cavity है। pleural pleura की जो mediastinal pleura है, that is on the, ये अगर आप देखें तो ये मीडियास्टिनल प्लूरा साथ साथ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड पे मीडियास्टिनल प्लूरा है, ठीक है। सुपीरियरली सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर है, इंफीरियरली सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम है, इसके बीच में ये मीडियास्टिनल स्पेस होती है। ये भी मैंने आपको बताया था, मीडियास्टिनल स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर जो है, इट इज सुपीरियर टू द transverse thoracic plane. What is transverse thoracic plane? Transverse thoracic plane passes through the sternal angle anteriorly and the intervertebral disc between the fourth and fifth thoracic vertebra posteriorly, या lower border of the fourth thoracic vertebra posteriorly. तो ये transverse plane है, imaginary plane है, which divides the mediastinum into superior mediastinum and inferior mediastinum. अब ये जो mediastinum है, अगर आप उसको lateral view में देखें तो this is the lateral view, ठीक है। तो ये superior T1 से लेके T4 के inferior border पे, या फिर दोनों के दरमियान जो intervertebral disc है वहां तक ये it goes posteriorly. Anteriorly, it lies at the level of sternal angle. So this is the transverse thoracic plane, imaginary transverse thoracic plane, which divides the mediastinum into superior mediastinum and inferior mediastinum. Inferior mediastinum again is divided into three parts. Middle mediastinum, जहाँ पे heart और pericardium है, उसके बाद एंटीरियरली जो उसके स्पेस आ जाती है उसको हम एंटीरियर मीडियास्टिनम कहते हैं, इसके पोस्टीरियरली जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ मिडिल मीडियास्टिनम कंटेन्स द heart and the pericardium and the initial parts of the great vessels. great vessels कौन सी हैं? जो हार्ट से या तो अराइज कर रही है या हार्ट के अंदर एंटर कर रही है। फॉर एग्जांपल एयोटा यहाँ से अराइज कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज कर रही है, उसके बाद सुपीरियर वेना केवा एंटर कर रही है, पल्मोनरी वेन्स एंटर कर रही है। तो इनकी जो एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स है वो भी यहाँ ऑब्वियसली मिडिल मेडियास्टिनम में होंगे, सो यू कैन एंटर दैट ऑल्सो। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एज द हार्ट डेवलप्स, जैसे मैंने आपको लंग्स का बताया था कि वो कैविटी होती है और उसके अंदर लंग डेवलप करता है, तो इसी तरह देयर इज अ कैविटी हियर और उसके अंदर हार्ट डेवलप करता है। हार्ट जब डेवलप करता है तो ये आपको नजर आ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि प्लूरा में तो एक ही चीज थी, वेस्टर्न प्लूरा था, ब्राइटेड प्लूरा था। यहाँ पे पेरिकार्डियम हैज a double layered, you can say, fibrocilous membrane. तो एक fibrous membrane है, outer membrane जिसको हम कहते हैं fibrous pericardium. It is unyielding thick membrane, fibrous membrane, tough membrane which covers the outside of the pericardium. तो ये fibrous है, tough है, unyielding है। unyielding बहुत important है। unyielding का मतलब, हाँ साइड चेंज हो रही है, नहीं साइड चेंज हो गई है, नहीं हो रही, स्लाइड शो नहीं हो रहा। स्लाइड शो क्यों नहीं हो रही? शेयर तो हुई भी है। किसको नहीं हो रहा? एमन मुदस्सर, आपको अब स्लाइड शो आ रही है? यस मैम, सबको आ रही है। चेंज नहीं हो रही। क्या मसला है? नहीं चेंज हो रही अभी तक। क्यों नहीं चेंज हो रही? यहाँ से तो चेंज हो रही है।
नहीं आई। अच्छा जी, अब हो रही है। अब हो गई है, चलो गुड इनफ। अच्छा जी, हो गई है। हाँ, कह रहे हो गई है। हो गई है। अब कह रहे हैं आ रही। लैपटॉप लेके गए मेरा, उधर ही पड़ा है। ठीक हुआ कुछ इसमें आ रहा है? उसी से मैं कर लूँ, ये कोई कह रहे अभी भी नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा कर लेती हूँ, दोबारा शेयर करती हूँ। ओके। ओके जी। अब देखिए, अब चेंज हो रही है। हो गई है, हो गई है। ओके, थैंक यू। चलो गुड इनफ, चलो अच्छा अच्छा आगे चलते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द पेरिकार्डियम कि देयर इज अ fibrous tough unyielding layer of fibrous pericardium outside। अब मैं बोल रही हूँ टफ भी है, फाइब्रस है, अनयील्डिंग है। अनयील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ओवर डायलिटेशन ऑफ हार्ट। हार्ट की आपको हार्ट पंप करता है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हार्ट जब ब्लड लेता है थ्रू द वेन्स, तो उसकी कहीं ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वीनस रिटर्न हार्ट के अंदर होगी और बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए। सो दिस प्रिवेंट्स द ओवर डायलिटेशन ऑफ द हार्ट। और इसकी जो पंपिंग होती है, पंपिंग भी एक हद तक जो उसकी कैपेसिटी है उससे उसको बढ़ने नहीं देता। सो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अनयील्डिंग एंड इट इज टफ। ये आउटर लेयर है विच इज फाइब्रस। उसके बाद इनर साइड पे दिस fibrous pericardium is lined by another membrane which is the serous membrane. Now this serous membrane is basically the uh, pericardium, serous pericardium. This is the fibrous pericardium. This thin layer is the serous pericardium। और ये वाली लेयर जो है as heart develops, तो क्या होता है कि ये parietal और vis layer में कन्वर्ट हो जाती है। This parietal layer lines the fibrous pericardium and it is reflected onto the developing heart। तो ये रिफ्लेक्ट होके ये ब्रिसल पेरिकार्डियम बन जाती है। ठीक है, जैसा प्लूरा जो था वो रिफ्लेक्ट होके लंग्स के ऊपर चला गया था, तो इसी तरह ये है कि एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये तो बाहर की तरफ है। जिस फाइब्रस पेरिकार्डियम इज लाइंड बाय सिरस मेम्ब्रेन विच इज द parietal pericardium. This is continuous and it is reflected onto the heart as the visceral pericardium। तो ये जो सिरस मेम्ब्रेन्स होती है, इनमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है, उसके नीचे उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सो ये एक serous membranes होती हैं। So this we have, then we have the fibrous pericardium, then we have the parietal layer of serous pericardium, then we have the visceral layer of the serous pericardium। अब ये जो visceral layer है serous pericardium की, this is also the epicardium of heart। हार्ट के तीन लेयर्स होती हैं, एक एपिकार्डियम है, एक मायोकार्डियम और एक एंडोकार्डियम है। ये हार्ट की डेवलपमेंट की डायग्राम्स है। तो हार्ट डेवलप हो रहा है, इसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जा रहा है और ये डिफरेंट इसके बन रही है। तो ये हार्ट की कैविटी अगर बनी है तो दिस इज द विस्टरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। नाउ दिस विस्टरल लेयर इज आल्सो दी कॉल्ड द एपिकार्डियम। अगर आप ये देखें, विस्टरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज आल्सो कॉल्ड द एपिकार्डियम। उसके बाद जो मसल्स होते हैं हार्ट के, दीज आर द मायोकार्डियम। और अंदर जो इसकी ये कैविटी है और कैविटी को जो लाइन कर रही है, दैट इज द एंडोकार्डियम। तो अब आपको ये पता चल गया कि पेरिकार्डियम एसेंशियली दो लेयर्स होती है। एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है विच इज थिक fibrous unyielding layer, ठीक है, outside, and this is lined by the serous pericardium जो parietal pericardium है। Parietal part of the serous pericardium lines the fibrous pericardium. It is then reflected onto the heart as the visceral pericardium, and this visceral pericardium is also called the epicardium। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। ये एक और अच्छी डायग्राम है स्नेल की, इसमें हम देखें हार्ट यहाँ इट इज डेवलपिंग इनटू द पेरिकार्डियम, और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है जो आपको थिक ग्रीन नजर आ रही है। उसके बाद ये इट इज लाइंड बाय दिस parietal part of the serous pericardium। ये parietal part है serous pericardium का।
इसके बाद इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू द हार्ट, ये जो ब्लैक लाइन है, एज द विस्टरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिकार्डियम। सो अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम सुपीरियरली, ये इसके जो फाइब्रस टिश्यू है, इट कंटिन्यूज विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट वेसल्स। अगर आपने वेसल्स पढ़ी हैं तो उसमें तीन लेयर्स होती हैं, जो भी वेसल्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, मीडिया होती है, इंटिमा होती है। ये जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटसाइड पे कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है वेसल्स की। सो दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कंटिन्यूस विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स कौन सी है, मैंने आपको बताया था, एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। इनके साथ इसका ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ ये कंटिन्यूस हो जाती है। प्लस नेक की तरफ जाए तो प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ये आप डीप सर्वाइकल फेशिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्री ट्रेकियल लेयर होती है फेशिया, उसके साथ ये कंटिन्यूस कर जाता है। एंटीरियरली स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगेंड। अब आपको मैं दोबारा अगर डायग्राम दिखाऊं तो ये जो पेरिकार्डियम आपने ये जो देखा था, दिस इज दी मीडियास्टर्नम, तो ये दिस इज पेरिकार्डियम। तो एंटीरियरली ये स्टर्नम इसके आ जाता है, इट इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम थ्रू द स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स। तो यहाँ पे स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स हैं जो इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम को कनेक्ट करती हैं विद द स्टर्नम। पोस्टीरियरली लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब पोस्टीरियरली मीडियास्टर्नम के क्या है, मीडियास्टर्नम के पोस्टीरियरली यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वेसल्स हैं, एसोफेगस है, थोरेसिक एओर्टा है, नर्व्स है, उनके इर्द गिर्द इन सारे स्ट्रक्चर्स के इर्द लूज कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कंटिन्यूअस विद दैट लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये लूज टिश्यू जो है, हमें ज़रूरत होती है, हार्ट जैसे पंप करता है तो थोड़ी बहुत तो जाहिर है हार्ट की डायलिटेशन जो भी होती है, तो इसमें कम से कम इट गिव्स दैट कैपेसिटी टू द हार्ट। ओके, उसके बाद पोस्टीरियरली लूज कनेक्टिव टिश्यू आ गया। इंफीरियरली सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम जो है इट लाइज इमीडिएटली इंफीरियर टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है, ये दोनों बहुत टाइटली इन दोनों का जंक्शन होता है, टाइटली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। So it protects the sudden and overfilling of the heart. अनयील्डिंग, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसकी ये आपको कंटिन्यूएशंस पता होनी चाहिए फाइब्रस पेरिकार्डियम की, सुपीरियरली ट्यूनिका एडवेंटिशिया ग्रेट वेसल्स का, एंड प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। एंटीरियरली जो है स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स है, पोस्टीरियरली लूज कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द स्ट्रक्चर्स इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, इंफीरियरली इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। अच्छा, विस्टरल लेयर फॉर्म्स द एपिकार्डियम, दिस आई टोल्ड यू, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, पेरिकार्डियल साइनसेस हैं। अब जैसे जैसे ये रिफ्लेक्ट होता है ऑन टू द वेसल्स, यहाँ पे आपको नजर आ रही है दो साइनसेस हार्ट के इर्द गिर्द बनते हैं। ये आपको यहाँ पे अगर नजर आ रही हो, ये इस तरह लेयर जा रही है सीरस पेरिकार्डियम, विस्टरल पेरिकार्डियम की जो लेयर है ऐसे जा रही है, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्टेड ऑन टू द अदर वेसल्स, ठीक है। ये एक वेसल्स के इर्द गिर्द गई, इनके साथ दूसरे वेसल्स के साथ जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हार्ट के यहाँ पे बिटवीन दी पल्मोनरी ट्रंक एंड द अयोर्टा एंड दी वेन्स पोस्टीरियरली, आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। एक और मैं डायग्राम दिखाती हूँ, मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत डायग्राम है ये। आप अगर आप देखें तो ये एओर्टा जा रहा है, ये पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है पीछे, ये सॉरी पल्मोनरी ट्रंक है और ये सुपीरियर वेना केवा है। अब ये सुपीरियर वेना केवा जो है, ये इट लाइज लिटिल पोस्टीरियरली, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है थोड़े से एंटीरियरली होते हैं। तो इन चारों वेसल्स के दरमियान ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, और ये सुपीरियर वेना केवा है। ये सुपीरियर वेना केवा जो है इट लाइज पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड पे है, आर्च ऑफ एओर्टा एंटीरियरली है। इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बन जाती है, ये जो स्पेस बन रही है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा एंटीरियरली है और ये सुपीरियर वेना केवा पोस्टीरियरली है। ये जो बीच में एरिया है, ब्लाइंड सैक बनता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस क्या है, इट इज अ ब्लाइंड सैक ओपन on the left side, you can enter it from the left side, formed by the visceral pericardium as it reflects onto the great vessels, posteriorly superior vena cava, anteriorly aorta and pulmonary trunk, ठीक है। तो ये जो ब्लाइंड सैक बन रहा है, यहाँ से विस्टरल लेयर जा रही है, इसने इनको भी कवर करना है, यहाँ तक आ रही है, ये जो ब्लाइंड सैक बन रहा है,
ये जो है ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस है। ये इतना, सॉरी, ये ब्लाइंड सैक नहीं है क्योंकि ये ओपन है। ब्लाइंड सैक इंफीरियर ऑब्लिक साइनस है। दिस इज नॉट अ ब्लाइंड सैक, ये एरो थ्रू जा रहा है बिकॉज ये आर्टरीज जो हैं ये एंटीरियरली हो गई हैं और वेन पोस्टीरियर रह गई है। ये बीच में ब्लाइंड सैक नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगी डाउनवर्ड्स और यहाँ पे कंटिन्यू करेगी अपवर्ड्स। सो ये इम्पोर्टेंट क्या है साइनस की, ये हम पढ़ते तो हैं कि यहाँ पे देयर इज अ पैसेज बिटवीन दी arteries which are the aorta and pulmonary trunk anteriorly and the superior vena cava posteriorly. This is a passage which is present in the pericardium, which is the transverse pericardial sinus. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी फिंगर पास हो सकती है यहाँ पे पेरिकार्डियम के अंदर, एंड दीज वेसल्स कैन बी लाइगेटेड। क्योंकि हार्ट पे हमने सर्जरी करनी है, वी डोंट वांट ऑब्वियसली कंटिन्यूस फिलिंग एंड फिलिंग ऑफ द हार्ट। यहाँ से वेन से आ रही है और इधर से जा रही है, तो कंटिन्यूस जो मूवमेंट है ब्लड की, वो रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिंगर्स पास करते हैं सर्जन्स और इन वेसल्स को लाइगेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और हार्ट की जो क्या करते हैं कि हार्ट की जो सप्लाई आ रही होती है वो एक आउटसाइड देयर इज अ मशीन, उसके थ्रू वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है। इनको हम थोड़ी देर के लिए हार्ट से सेपरेट कर देते हैं ताकि हार्ट की सर्जरी हो जाए। उसके बाद ये जो लिगेचर है इसको ओपन कर देते हैं और फिर नॉर्मल कंटिन्यूएशन हो जाती है। तो यहाँ से फिंगर्स पास कर देते हैं। सो दिस pericardial sinus passes through and through the pericardium, between the visceral pericardium, between the veins posteriorly, superior vena cava posteriorly and the aorta and a pulmonary trunk anteriorly। ये तो एक पेरिकार्डियल साइनस है। दूसरा पेरिकार्डियल साइनस ये वाला जो है ये ब्लाइंड सैक है। ट्रांसवर्स साइनस इज नॉट अ ब्लाइंड सैक, दिस इज अ ब्लाइंड सैक विच इज इन oblique पेरिकार्डियल साइनस। अब ये oblique पेरिकार्डियल साइनस क्या है कि यही विसरल पेरिकार्डियम जब ये वेसल्स के ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ पे कौन सी वेसल्स हैं? यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, आपको पता है, 2 एक साइड से आती हैं, 2 एक दूसरी साइड से आती हैं। इनके ऊपर ये रिफ्लेक्ट होती है, बार बार ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड सैक बन रहा है। दिस इज अप्रोच फ्रॉम बिलो, ये इंफीरियरली इसकी अप्रोच है और यहाँ पे ब्लाइंड सैक है, सुपीरियरली ये बंद हो जाता है। सो दिस इज द ओब्लीक पेरिकार्डियल साइनस। तो ये एक oblique pericardial sinus है which is a blind sac, superiorly it is approached from below। और एक transverse pericardial sinus है जो through and through जाता है between the arteries anteriorly and superior vena cava posteriorly। anteriorly जो arteries है वो aorta है और pulmonary trunk है। तो ये आपको नजर, ये भी एक oblique साइनस की पोस्टीरियर व्यू है, हार्ट का oblique साइनस है। ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं और इनके ऊपर जब ये विसरल पेरिकार्डियम रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ से इसने राइट साइड से लेफ्ट पे जाना है, तो इधर से ऑब्वियसली जाएगी तो यहाँ एक ब्लाइंड सैक बन जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी सिरस पेरिकार्डियम की, तो ये ब्लाइंड हो जाएगा। इट्स अप्रोच फ्रॉम दी इंफीरियर साइड। और ये सुपीरियर वेना केवा पोस्टीरियर है और आर्च ऑफ एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक एंटीरियर है। इन दोनों के दरमियान में से ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस जाता है। अब ये 2 पेरिकार्डियल साइनसेस इंपॉर्टेंट थे पेरिकार्डियम के, 2 इसकी लेयर्स मैंने आपको बता दी। अब ये आर्टेरियल सप्लाई कहाँ से इसकी आएगी? आर्टेरियल सप्लाई इसकी आती है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। अब ये आर्टरी जो है वो इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, बिकॉज इंटरनल थोरेसिक जो है कम्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से जब आती है एज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इट पासेस डाउन बोथ साइड्स, राइट एंड लेफ्ट साइड से निकलेगी। पेरास्टर्नल एरिया से वो इट कम्स डाउन इनटू द थोरेसिक एरिया, थोरेसिक कैविटी में पेरास्टर्नल एरिया में इट लाइज एंड एट द लेवल ऑफ 6 इंटरकॉस्टल स्पेस ये डिवाइड हो जाती है इनटू मस्कुलोफ्रेनिक एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। तो ये इसकी मेन जो ब्रांच है पेरिकार्डियोफ्रेनिक, ये पेरिकार्डियम को देती है। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो है ये भी ब्रांच देगी, ऑल्दो इट इज बाय इटसेल्फ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेकिन ये भी वहाँ इट लाइज इन दैट स्पेस, तो ये भी एक ब्रांच देती है। ब्रोंकियल, एसोफेजियल एंड सुपीरियर फ्रेनिक आर्चीज ऑफ थोरेसिक एओर्टा। अब थोरेसिक एओर्टा वहाँ से गुजर रही है, तो दैट उसकी जो आगे ब्रांचेज हैं, ब्रोंकियल आर्टरी है, एसोफेजियल आर्टरी है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज है, ये सब छोटी छोटी ब्रांचेस पेरिकार्डियम को देंगी। उसके अलावा जो कॉरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट को बाय इटसेल्फ जा रही है, एओर्टा से निकल रही है, वो भी ब्रांचेस देती है सिरस पेरिकार्डियम
ये विसरल लेयर को, अब पेरिकार्डियम की विसरल और पैराइटल लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, तो जाहिर है जो विसरल लेयर है वो तो हार्ट को कवर कर रही है, तो वो कोरोनरी आर्टरी से ही अपनी ले लेगी। और जो सिरस जो ब्राइटल लेयर है और जो फाइब्रस लेयर है उनको पेरिकार्डियोफ्रेनिक, मस्कुलोफ्रेनिक, ब्रोंकियल, एसोफेजियल एंड स्पीरोफ्रेनिक आर्टरी जो एओर्टा से निकल रही है वो भी छोटी छोटी देती है। वीनस ड्रेनेज बेसिक इसकी जो बड़ी है वेसल, इट इज पेरिकार्डियोफ्रेनिक, तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन भी बनेगी और या तो ये ब्रेकियोस्फेलिक में चली जाएगी या इंटरनल थोरेसिक में चली जाएगी वाया एजाइगस सिस्टम, यानी पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन्स या एजाइगस में चली जाएंगी और फिर ब्रेकियोस्फेलिक में चली जाएंगी या डायरेक्टली ये इंटरनल थोरेसिक वेन में चली जाएगी। नर्व सप्लाई पैराइटल लेयर जो है उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेगी, सेंसरी सप्लाई होगी, जाहिर है क्योंकि यहाँ पे तो मसल तो है नहीं कि मोटर सप्लाई हो, तो पैराइटल लेयर जो है उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेगी। फ्रेनिक नर्व के अंदर आपको पता है कि मोटर फाइबर्स है डायफ्राम के लिए और सेंसरी फाइबर्स है डायफ्राम की जो प्लूरल डायफ्रेगमेटिक प्लूरा है उसके लिए, प्लस पैराइटल लेयर ऑफ द सिरस पेरिकार्डियम इसको भी देगी, उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम को भी देगी फ्रेनिक नर्व। विसरल लेयर जो है वो ज़ाहिर हार्ट को कवर करी है तो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होगा। अब जो भी विसरा होते हैं उनको जो लाइनिंग कवर करती है वो अपनी सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फिर उनकी वीनस ड्रेनेज सिमिलरली सारी विसरा के साथ ही होती है, उसकी अपनी नहीं होती, वो विसरा के साथ होती है। जैसा विसरल पेरिकार्डियम है तो कार्डियक जो वेसल्स है वो उसको सप्लाई करेंगी, कार्डियक जो नर्व्स है वो उसको सप्लाई करेंगी, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वही विसरल और सिरस पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व के थ्रू आते हैं और सिंपैथेटिक जो हार्ट के आते हैं वो आएंगे इसको। सो वीनस ड्रेनेज होगी, आर्टेरियल सप्लाई हो गया। विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको नजर आ रही है इसमें आती हुई फ्रेनिक नर्व, ये फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करेगी, ये इसको आर्टरीज नजर आ रही है, ये आर्टरी सप्लाई करेंगे पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी जाहिर है ये जो है हार्ट के एक्सटर्नल साइड पे जो फाइब्रस पेरिकार्डियम में इसको भी सप्लाई कर रही है। और ये बिकॉज फाइब्रस पेरिकार्डियम कंटिन्यूज ऑन टू दी रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल, तो यहाँ तक ये सारी सप्लाई दे रही है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी दोनों साइड पे आ रही है। और ये पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन सिमिलरली जाएगी दोनों साइड से, इसी तरह पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन भी चली जाएगी। अच्छा जी, अप्लाइड एनाटॉमी, वेन्स आर्टरीज की ब्लड सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई जो है वो फ्रेनिक होगी फाइब्रस की, और पैराइटल लेयर की, विसरल लेयर की जो है वो ऑटोनॉमिक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पेरिकार्डियम सिंपल सा टॉपिक है आज के लिए, यही था, ये स्टार्ट भी यही है और वैसे भी आपकी की डिस्कशन भी होनी थी। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? पेरिकार्डियम समझ आ गया, इसके अप्लाइड एनाटॉमी कर लेते हैं, तो मुझे बता दें समझ आ गई है, जाग रहे हो किधर गायब हो गए हो? एनी रिस्पॉन्स? साइनसेस, ठीक है, साइनसेस में आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। जी बिल्कुल, ये साइनस का एक बड़ा अच्छा डायग्राम है। लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करते हैं ट्रांसवर्स साइनस को। अब इसको अगर ये देखें, ये आर्च ऑफ एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये दोनों जो है फिंगर के एंटीरियरली है, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं, और ये फिंगर की पोस्टीरियरली है सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा की जो एंट्री है हार्ट की वो थोड़ी सी पोस्टीरियर होती है, ठीक है, और ये एओर्टिक जो बिगिनिंग है और ये जो पल्मोनरी ट्रंक का जो बिगिनिंग है ये थोड़ी सी एंटीरियर है, इनके रूट्स जो है वो एंटीरियर है, तो इनके पीछे और एंटीरियर टू द सुपीरियर वेना केवा यू कैन पास योर फिंगर, दिस इज द ट्रांसवर्स साइनस। और यहाँ से लेफ्ट साइड को इसको अप्रोच करते हैं सर्जन और इसको लगेट कर देते हैं वेसल्स को, ताकि हार्ट के ऊपर सर्जरी हो सके। तो पेरिकार्डियल साइनस इज फॉर्म्ड बिकॉज यहाँ से ये सिरस विसरल लेयर पेरिकार्डियम की इसको कवर कर रही है, इन सारी वेसल्स को कवर करेगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी सुपीरियर वेना के, तो पीछे जो है एक पैसेज बन जाएगा। ये पैसेज जो है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ऑब्लीक जो साइनस है वो इस तरह बनता है कि यही विसरल जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम क्योंकि पल्मोनरी वेन्स इसको एंटर कर रही है तो इसको जाहिर है
इनको कवर करती है। तो ये विस्ट्रल लेयर जब इसको कवर करती चली जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, और फिर इसने दूसरी जो पल्मोनरी वेन्स है इसको भी कवर करना है, तो यहाँ पे भी एक साइनस बन जाता है विच इज ब्लॉक्ड। यहाँ पे ब्लाइंड सैक है, यहाँ से जो लेयर आती है इट गोज ऑन टू द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे तो ब्लाइंड सैक है, तो ये ऑब्लिक साइनस एक बन जाता है विच इज अप्रोच फ्रॉम बिलो। तो दिस इज द ऑब्लिक साइनस which आप पोस्टीरियरली आप इसको देख सकते हैं। पोस्टीरियर जो बेस है हार्ट की पोस्टीरियर है, एंड इट इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम। ये हम हार्ट पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि पोस्टीरियर सरफेस जो है दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, जिसके अंदर ये पल्मोनरी वेन्स आ रही है। अब ये पल्मोनरी वेन्स के ऊपर जब ये विस्ट्रल पेरिकार्डियम रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे भी एक साइनस बन जाता है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक साइनस। सो वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टेनम मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मीडियास्टेनम डिटेल में हमने पढ़ना है। मीडियास्टेनम वाइडनिंग क्या होगा, मीडियास्टेनम की स्ट्रक्चर्स जो हम देखें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सुपीरियर मीडियास्टेनम है उसमें टिपिकली थाइमस और लिम्फ नोड्स हैं, उनकी अगर इलाजमेंट हो, लिम्फ नोड किसी वजह से इलाज हो जाता है, कुछ मेटास्टेसिस आ गए हैं या उसके अंदर ही डेवलप हो गया, लिम्फोमा डेवलप हो गया है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो इलाज करेगा। जब वो इलाज करेगा तो मीडियास्टिनम भी बड़ा हो जाएगा, तो वाइड मीडियास्टिनम आपको एक्सरे पे नजर आएगा, दैट इज वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम। या वाइडनिंग होगी जो वेसल्स है वो एंटर कर रही है, वेनस रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो ये वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम आपको एक्सरे में नजर आएगा। कोई भी लिम्फ नोड अगर इलाज जाता है, थाइमस इलाज हो जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। सर्जिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस मैंने आपको बताया, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल की क्या सिग्निफिकेंस है, हार्ट पे सर्जरी हो जाती है, अभी बताते हैं जी। अच्छा, तो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस में क्या होता है, क्या यू कैन पास योर फिंगर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और वेसल्स को आप लाइगेट करते हैं, और उनकी जो ब्लड सप्लाई हार्ट की है वो थ्रू एक्सटर्नल मशीन चल रही होती है, तो ये सर्जरी में हार्ट में इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्लिक साइनस की एज सच आप देखें तो ऑब्लिक साइनस की भी यही इंपॉर्टेंस है। आपने इंफीरियरली आप इसको अप्रोच करते हैं और आपने उस जो पल्मोनरी वेन्स है उनको अगर आपने करना है लाइगेट, उसको अगर आपने किसी भी वजह से आपको वहाँ पे सर्जरी करनी पड़ जाती है तो यू कैन यूज दैट। पेरिकार्डाइटिस आइटिस जो जहाँ भी आएगा वहाँ पे इट मींस इन्फ्लेमेशन, तो पेरिकार्डाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डियम जो है वो सिरस और विस्टल के दरमियान में पेरिकार्डियल कैविटी है, जिसके अंदर अबाउट 50 मिलीलीटर फ्लूइड पड़ा होता है, विच इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सिरस एंड द फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट तो आपका कॉन्स्टेंटली बीट कर रहा है और विस्टल और पेराइटल पेरिकार्डियम जो है वो दे आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अगर क्या हो इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसके अंदर लेयर्स की, तो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी जो एक्सीडेट आ जाता है और इन्फ्लेमेटरी जो सर्फेसिस होती है वो रफ हो जाती है। अब जब आप स्टेथ लगाते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई सिल्क का कपड़ा नहीं होता, सिल्क, उसकी रफलिंग फील ऐसी आपको सुनाई देती है, जैसे कोई सिल्क का कपड़ा है और वो रफल हो रहा है आपके, ठीक है, तो रफलिंग ऑफ सिल्क मटेरियल आपको फील होता है। यू कैन हियर दैट इन द पेरिकार्डाइटिस। प्लूरल रब जब हमने सुनी थी तो वो ऐसे लग रहा था लाइक you have a clump of hair और hair you're moving the clump of hair between your fingers, ये आवाज आती है, थोड़ी ज्यादा रफ आती है। ये पेरिकार्डाइटिस की थोड़ी सी सिल्क वाली फीलिंग होती है कि सिल्क इज बीइंग रफल्ड, तो ये पेरिकार्डाइटिस की पेरिकार्डियल रब भी आपको फील होती है। और पेरिकार्डियल एफ्यूजन का क्या मतलब है कि उसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, और इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट के को डायलेट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जब डायलेट करने में प्रॉब्लम होगी तो इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनार्ड, विच इज द फोर्थ वन। कार्डियक टेम्पोनार्ड क्या है कि अगर इतना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, फ्लूइड कैन बी ट्रांसयूडेट एक्सीडेट, कोई ब्लड इकट्ठा हो गया है किसी भी वजह से, तो क्यों इंजरी हुई है और वहाँ ब्लड इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो जाता है कि हार्ट जो है वो डायलेट नहीं कर पाता, और डायलेट नहीं करेगा तो उसके अंदर वीनस रिटर्न नहीं आएगी, जब वीनस रिटर्न नहीं आएगी तो फिर वो आगे से आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल जो एग्जिट जो ब्लड वहां से निकले मिलेगा नहीं उसको, तो फिर आगे से उसने पंप क्या करना है। सो कार्डियक टेम्पोनार्ड मींस देयर इज excessive fluid accumulating in the
पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी में जब इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्ट डायलेटिंग, हार्ट की पंपिंग एक्शन अफेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब जब कार्डियक टेम्पोनाट हो जाता है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बुलेट इंजरी लगी है, नाइफ हो गई, इंजरी हो गई है ऐसी कि वहाँ पे बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो कार्डियक टेम्पोनाट है। अब इसको हमने रिमूव करना है, तो रिमूविंग प्रोसेस इस पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है, आपने पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिमूव करना है इमीडिएटली, ताकि हार्ट को स्पेस मिल सके, वो डायलेट हो सके, वो अपना पंपिंग एक्शन कर सके। पेरिकार्डियोसेंटेसिस में क्या होगा कि आप एक कैनुला डालेंगे into the pericardial cavity and you're going to remove that fluid। ठीक है, तो रिमूव जब हम करते हैं तो एक स्पेसिफिक आप देखें कि यहाँ पे जब आप डाल रहे हैं नीडल, तो आपको ये केयरफुल होना है कि यहाँ पे लंग को पंक्चर ना करे। तो 45 डिग्री एंगल पे आप इसको इंफ्रास्टर्नल स्पेस में, या फिर आप फिफ्थ एंड सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में जाके, ये जिस तरह फर्स्ट है रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में जाके, यूजुअली ये इंफ्रास्टर्नल एंगल से ही जाते हैं। 45 डिग्री के एंगल पे आप रखते हैं नीडल, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली आप जाते हैं, सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब और यू डोंट पंक्चर द लंग्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट लंग पे यहाँ पे इस तरह ये नॉच बनी होती है, तो यहाँ पे हार्ट होता है, तो यहाँ पे यू कैन एंटर द पेरिकार्डियल कैविटी एंड यू कैन विदड्रॉ द फ्लूइड को आप बाहर निकाल लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो एक मैं आपको बताऊं, हमारे अपने रिलेटिव को इस तरह हुआ था कि कार्डियक टेम्पोनाइट हो गया था, इतना सवियर कि वो पेरिकार्डियोसेंटेसिस से भी वो बार बार फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता था। तो व्हाट दे डिड वाज, द सर्जन्स दे हैड टू रिमूव द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम ही पूरा रिमूव कर दिया ताकि हार्ट को पंपिंग स्पेस मिल सके, बिकॉज वो अंदर उसके फाइब्रस टिश्यू बन गया और कॉन्स्टेंटली फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है, आप रिमूव कर रहे हैं फिर अक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये कार्डिक जो पंपिंग एक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है। तो आपने पेरिकार्डियोसेंटेसिस करके, अगर तो छोटा सा मसला है, वो एक दफ़ा आपने रिमूव कर दिया, दोबारा अक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर बार बार हो रहा है तो यू हैव टू रिमूव द पेरिकार्डियम, ताकि हार्ट को कम से कम स्पेस मिल सके। So pericardiocentesis, you introduce a cannula at 45 degree angle from the infrastern at the level of infrasternal angle, और superior posteriorly आपकी needle की direction होगी at 45 degree angle, और आप you are going to reach the pericardial cavity and you are going to remove the pericardial fluid which is in excess, disturbing the pumping action of the heart। पोजिशनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट, पोजिशनल एबनॉर्मेलिटीज ये तो वैसे हार्ट में आएंगी। हार्ट जब डेवलप करता है तो हार्ट एक सीधी सी पहले एक हार्ट ट्यूब बनती है फीटस में, उसके बाद हार्ट जो है वो डिफरेंट, वो उसकी ट्विस्टिंग होती है, जो हार्ट ट्यूब होती है वो ट्विस्ट होती है, और उस इसी तरह हार्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ हार्ट है, ये अगर एक साइड पे होने के बजाय अपोजिट साइड पे हो जाए, तो हार्ट जो है वो अपोजिट साइड पे डेवलप हो जाता है, दैट इज द डेक्स्ट्रोकार्डिया। यानी हार्ट जो है इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट की बजाय राइट साइड। ये क्यों होता है कि हार्ट जब डेवलप हो रहा होता है, तो उसका जो हार्ट का जो लूप होता है, हार्ट लूप होता है, वो एक साइड पे टर्न करने के बजाय ऑपोजिट साइड पे टर्न कर जाता है, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया मींस हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। अब क्या होता है कि या तो ये पोजिशनल एबनॉर्मेलिटी सिंपल खाली हार्ट की है अलोन, तो फिर तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया अलोन, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि बाकी स्ट्रक्चर्स जो जो विसरा है एब्डोमेन के, वो भी ऑपोजिट साइड पे डेवलप हो गया, यानी लेवर राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे डेवलप हो गया, ऐसे हो जाता है। तो इस ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला क्या होता है, अपेंडिक्स आपकी राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे बनेगी, ठीक है, हर चीज़ साइटस इन्वर्सस इसको कहते हैं, ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो हार्ट खाली हो तो डेक्स्ट्रोकार्डिया है, साइटस इन्वर्सस है, इसका मतलब है हार्ट भी राइट साइड पे है, और एब्डोमेन के भी स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर आल्सो डेवलपिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। तो दिस इज द, हम इसमें ये भी आता है, एक तो डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया, हार्ट वैसे नॉर्मल है, सिर्फ डेक्स्ट्रोकार्डिया है, या फिर ये होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं
उनकी फॉर्मेशन में भी एबनॉर्मेलिटी होती है, ट्रांसपोजिशन ऑफ वेसल्स। ये डिटेल में हम जब हार्ट पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी द पोजिशनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट। अभी हम पेरिकार्डियम पे फोकस करते हैं, तो पेरिकार्डियम में आपको तो ट्रांसवर्स साइनस की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। पेरिकार्डाइटिस रब हो गया, पेरिकार्डियल एफ्यूजन होगी, कार्डिक टेम्पोनेट हो गया, और उसको हमने रिमूव कैसे करना है, रिमूव का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो ये तो हमारा ये लेक्चर होगा पेरिकार्डियम का। ये पेरिकार्डियल साइनस है, ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, ये हमारे हो गए पेरिकार्डियम। तो ये लूप ऑफ द हार्ट जो जब डेवलप होता है, यहाँ पे तो आपको सिंपल हार्ट नजर आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ट्यूब होती है पूरी हार्ट की, और फिर ये हार्ट ट्यूब जो है वो लूप होता है, लूपिंग ऑफ द हार्ट उसे कहते हैं। लूप जो है वो एक साइड पे टर्न करता है, अगर लूप दूसरे ऑपोजिट साइड पे होता है तो उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया जो है अगर पेशेंट्स में आ जाता है, यू शुड ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड, क्योंकि कोई पता नहीं होता पेशेंट का आपके पास आता है, तो यू नेवर नो कि हार्ट उसका हो सकता है राइट साइड पे सुनाई दे और आप कहें कि ये क्या है, या एक्सरे चेस्ट लें और आपको नजर आए जी हार्ट ही राइट साइड पे है। और या पेशेंट लेफ्ट इंग्वाइनल पेन के साथ आ रहा है, पता चल रहा है जी, हम समझ रहे हैं कि अपेंडिक्स तो राइट साइड पे होती है, लेफ्ट पे किधर चली गई, लेकिन हो सकता है पेशेंट की डेवलप भी सारी चीजें साइटस इनवर्सिस हो, और सारा उसके लिवर जो है लेफ्ट साइड पे है, उसके अपेंडिक्स लेफ्ट साइड पे है। सो ये हम पढ़ते इसीलिए हैं, सो दैट वी नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन वी आर एग्जामिनिंग द पेशेंट, दैट एनाटॉमी वेरिएबिलिटी। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि वेरिएशंस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी है, हो सकती है। ये तो डेवलपमेंटल थोड़ी सी एनॉमली आप समझें, या डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ऑपोजिट हो गया है, लेकिन वेरिएशंस वैसे भी हो जाती है। तो एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मी? अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी सब स्टेज में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज आई गेव 8 क्वेश्चन, उसमें से कौन से 4 आए हैं। आई डेंट ओपन द टेस्ट, और अब मेरे ख्याल ओपन भी नहीं होगा, अब चेक ही करूंगी आपके क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आए हैं, तो उसकी अगर कोई की डिस्कशन आप करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है उसमें। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोरेसिक आउटलेट्स वेरी इजी, आपने सिर्फ उसका यही बताना था कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज का मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे डायग्राम बनवाया, डायग्राम भी बनाने को आता है। डायग्राम जो है वो यहाँ पे तो हमने ऑनलाइन नहीं बनवाया आपसे, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स, वेरी गुड, जॉइंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है। आप एक टेबल बना लें उसका, और उस तरह से जॉइंट्स याद करें। मैंने पहले भी आपको बोला होगा कि जो टेबल KLM में बना है वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन आप याद करने के लिए अपने हिसाब से टेबल भी बना सकते हैं। क्लिनिकल्स, मैं क्लिनिकल्स दोबारा बता देती हूँ। क्लिनिकल्स में एक तो वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम था, वो बेसिकली हम मीडियास्टिनम पढ़ेंगे तो उसमें होगा, लेकिन वाइडनिंग आप एक्सरे टेस्ट अगर कराएं तो आपको मीडियास्टिनम वाइड अगर नजर आता है अपने नॉर्मल से, तो वो क्या हो सकता है कि वहाँ पे कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, ट्यूमर लिम्फ नोड्स वहाँ पे होते हैं, तो हो सकता है लिम्फ नोड का कोई ट्यूमर हो, लिम्फोमा हो, या थाइमस एनलार्ज हो गया, इस वजह से मीडियास्टिनम जो है वो वाइड हो गया आपको। तो ये कॉजेज हैं डिफरेंट जो वाइड मीडियास्टिनम की है। सेकेंडली, सर्जिकल सिग्निफिकेंस ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस की सर्जिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से आप जो सर्जन्स हैं ड्यूरिंग कार्डिक सर्जरी लाइगेट कर सकते हैं वेसल्स को, so that surgery can be performed. अच्छा, रेफर्ड पेन जो है, रेफर्ड पेन टूरा की बात हो रही है मेरा ख्याल है, रेफर्ड पेन टूरा की मैंने आपको बताई थी, ये भी आया था। हेमोप्टिसिस 4 केसेस, नहीं पता कौन कौन से, ये भी बुक में बड़े अच्छे लिखे हुए। पेन साइट इन केस ऑफ प्लूरल इरिटेशन, आपको आ नहीं रहा था, या इसमें विस्टल प्लूरा की अलग थी, पैराइटल प्लूरा, विस्टल प्लूरा की तो पेन उस तरह होती नहीं है। पैराइटल प्लूरा की जो आप पे कॉस्टल प्लूरा है उसकी तो मेन जो उसके डर्माटोम्स है उस पे जाती है, और जो आपकी मीडियास्टिनल प्लूरा है, मीडियास्टिनल प्लूरा का क्योंकि फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, इसकी पेन जाती है टुवर्ड्स द C3-4-5 फ्रेनिक नर्व के जो डर्माटोम्स है, शोल्डर है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक है, वहां पे जाएगा। ठीक है, ये आपको बता चुकी हूँ, बुक में भी लिखा हुआ है। हेमोप्टिसिस किस किस वजह से हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस से बहुत कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, ये सब केसेस हैं जिनमें निमोनियाज,
यस, इसमें दिया हुआ है। आप एक दूसरे को खुद ही आंसर करिए। बुक में बेटा सब चीजें, क्वेश्चंस वही आते हैं जो बुक में है। बुक से बाहर बहुत कम होता है कि कोई इस तरह का आ जाए। अच्छा जी, अप्लाइड एनाटॉमी जिसकी मिस हो गई थी, पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि सीरस और वेस्टल पेरिकार्डियल जो लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी होती हैं, तो रफ हो जाती हैं, तो हमें पेरिकार्डियल रब, जब दे रब अगेंस्ट ईच अदर, तो वो हमें आवाज जो स्टेथ पे आती है उसकी, दैट इज लाइक सिल्क क्लॉथ रफलिंग। जो सिल्क क्लॉथ की रफलिंग होती है उस तरह की हमें आवाज आएगी पेरिकार्डियल रब की, जब हम स्टेथ लगाएंगे पेरिकार्डियम के ऊपर। पेरिकार्डियल फ्यूजन मींस कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया पेरिकार्डियल कैविटी में, और फ्यूजन अगर थोड़ी हो तो इतना कोई मसला नहीं है, वो थोड़ी देर बाद अगर हीलिंग हो गई एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्यूजन हो जाए, पेरिकार्डियल फ्यूजन में बहुत फ्लूइड इकट्ठा हो गया या ब्लड वहां पे बहुत इकट्ठा हो गया, तो उसको so much that it is disturbing the pumping action of heart, this is called the cardiac tamponade। फिर उसमें आप क्या करते हैं, कार्डियक टेम्पोनाड में आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, यू इंसर्ट अ कैनुला इंफ्रास्टर्नल एंगल पे, और आपका जो नीडल होती है उसकी डायरेक्शन होती है सुप्रो पोस्टीरियरली एंड 45 डिग्री एंगल पे आप रखते हैं, एंड यू कैन रीच द पेरिकार्डियल कैविटी एंड विदड्रॉ दैट फ्लूइड। ड्रॉ, आप फ्लूइड को निकाल लेते हैं बाहर ताकि पेरिकार्डियल कैविटी की स्पेस अवेलेबल हो जाए हार्ट को पंपिंग एक्शन के लिए। अच्छा, पोजिशनल एब्नॉर्मेलिटीज एमसीक्यू किसी को याद है तो वो भी डिस्कस कर ले। हाँ, डिस्कस कर ले जरूर। पोजिशनल एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अगर हार्ट लूपिंग ऑफ द हार्ट होती है, हार्ट ट्यूब बनती है इनिशियली, और जब वो लूप बनता है हार्ट का, तो वो लूप अगर अपने जिस साइड पे उसने डेवलप होना है, लेफ्ट साइड पे, उसकी बजाय वो ऑपोजिट साइड पे लूप हो जाए, हार्ट की लूपिंग ऑपोजिट साइड पे हो जाए, तो वो राइट साइड पे हार्ट डेवलप हो जाता है। इस तरह के हार्ट में नॉर्मल हार्ट है, सिर्फ उसकी पोजिशनल एब्नॉर्मेलिटी है, वैसे पैथोलॉजी कोई नहीं है। वो ऑपोजिट साइड पे डेवलप हो गया है, बाय इटसेल्फ हार्ट इज नॉर्मल, सिर्फ वो ऑपोजिट साइड पे बन गया, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और एब्डोमेन के ऑर्गन्स भी ऑपोजिट साइड पे डेवलप हो जाते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि थोरेसिक, ये हार्ट भी ऑपोजिट साइड पे डेवलप हो गया है, एब्डोमेन के विस्टा भी ऑपोजिट साइड पे डेवलप हो गया है, इसको हम कहते हैं साइटस इनवर्सिस। या कई दफा होता है एब्डोमेन के नॉर्मल है, अपनी जगह पे ही है, नॉर्मल पोजीशन पे है, सिर्फ हार्ट ही राइट साइड पे डेवलप हो गया है, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया ऑफ हार्ट है। क्या भूल गई आप, एमसीक्यू भूल गई है? एमसीक्यू को याद है तो मुझे बता दें, तो आई कैन डिस्कस इट विद यू। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। तो एमसीक्यू स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में वेन ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वेन जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है, ठीक है। थोरेसिक जो सुपीरियर मीडियास्टिनम की अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर वहाँ पे लिम्फ नोड लार्ज हो गया, लिम्फोमा बन गया, तो इट इज गोइंग टू प्रेस अपॉन दी वीनस रिटर्न। वेन पे सुपीरियर वेन के वहाँ पे प्रेस करेगा तो जाहिर वीनस रिटर्न कम हो जाएगी, और ये जो है वो बैक साइड प्रेशर डेवलप हो जाएगा इन दी veins। शॉर्टनिंग ऑफ कूपर लिगामेंट्स, यस, क्योंकि वो दे आर इन्वॉल्व इन द सीए ब्रेस्ट, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह हो जाती है कि वो फिर वो पुल करती है, ठीक है। कूपर लिगामेंट्स आपको पता है कौन सी लिगामेंट्स है, सेपरेटिंग द लोब्यूल्स। ओके, और कोई चीज? अल्लाह जी, ये एक दूसरी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। किसका आंसर? इन thoracic outline which structures are involved? मोस्टली वेन्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, thoracic outlet syndrome में। वीनस रिटर्न नहीं हो सकता है, तो वेन्स है वो इम्पॉज्ड हो जाती है। अच्छा, केलम में नहीं था, ओके। थोरैकोटमी एच शेप्ड इंसिजन, जो थोरैकोटमी होती है स्टर्नम के दोनों साइड पे, एच शेप्ड उसे कहते हैं। सब बता रहे हैं आपको एच शेप। और कोई क्वेश्चन? ऐसे क्यों ठीक हो गए आप लोगों के?
अच्छा जी, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि आप एंड तक ना आप लोग अपना कोर्स ही पूछते चले जाते हैं। अब मैं आपको पेज नंबर बता दिया करूँगी, इस पेज से इस पेज तक, इस पेज से इस पेज तक समझ। अच्छा, दूसरा आप अपना ये कॉन्सेप्ट खत्म कर ले, ये मिसकंसेप्शन है आपको कि ये कोर्स जो है फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है। कुछ चीजें जो है टॉपिक्स होते हैं बुक्स के अंदर, आप आगे आगे चल के देखेंगे, ये बुक्स के टॉपिक्स होते हैं जो हमने कवर करने होते हैं। ये नहीं होता कि ये बुक आधी बुक फर्स्ट ईयर की है, आधी सेकंड ईयर की है। वो टॉपिक बुक में कहीं भी हो सकता है, तो वो टॉपिक हमने कवर करना होता है। अब ये जो वर्टिब्रा का टॉपिक है, हमने थोरेसिक वर्टिब्रा करना था, लेकिन पहली दफा हम वर्टिब्रा कर रहे थे। वर्टिब्रल कॉलम बेसिक आपको बताना जरूरी था कि बेसिक वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या होता है, क्योंकि आप जब थोरेसिक वर्टिब्रा कर रहे हैं तो उसके अंदर बेसिक चीजें भी तो होंगी ना वर्टिब्रल कॉलम वाली, उसके अलावा उसकी थोरेसिक की अपनी चीजें होंगी। तो बेसिक वर्टिब्रल कॉलम बताना जरूरी था, और उसके बाद आपने थोरेसिक वर्टिब्रा डिटेल में पढ़ा। अब जब आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तो आप सर्वाइकल वर्टिब्रा पढ़ेंगे, तब भी आप वर्टिब्रा पढ़ेंगे। जब आप एब्डोमेन पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तब भी आप वर्टिब्रा पढ़ेंगे। वो एब्डोमिनल वर्टिब्रा होगा, लेकिन थोरेसिक कॉलम फिर भी आएगा बीच में, ठीक है। तो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात नहीं होती, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कवर करने होते हैं, ताकि आपको समझ आए वो क्या चीज़ है। तो ये बात हमें आप भूल जाएं कि ये फर्स्ट ईयर की चीज़ है, ये सेकंड ईयर की है, या एनाटॉमी की है, ये फिजियोलॉजी की है, ये सब इंटरलिंक्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो अभी क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वर्टेब्रल कॉलम की देनी बहुत ज़रूरी थी। मैं एमसीक्यू आई गो थ्रू द एमसीक्यूज और मैं देखूंगी। आप मुझे स्क्रीनशॉट, अगर अब तो खैर चलो वो खत्म हो गया, अभी भी आपको रिव्यू तो शायद आ रहा हो, तो आप मुझे भेज दें ताकि मैं देखती हूँ। क्योंकि पिछली दफ़ा पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो गलत, आई डोंट नो, मॉडल में वो गलत दिखा देता है। करेक्ट जो करेक्ट होता है वो बताता नहीं है, और शायद वो गलत चीज़ करेक्ट कर देता है। आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस। तो मैं वो एमसीक्यू चेक करके देख लूँगी कि उसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, which one the following involved in thoracic outlet syndrome? ठीक है ना। अब ऑप्शंस आपने देखने हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, और ये करेक्ट करेक्ट आंसर इज कैरोटिड आर्टरीज। बिल्कुल कैरोटिड आर्टरीज है, बिकॉज लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस तो बिल्कुल नेक में जाके आ जाता है। ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज बेटा, कैरोटिड आर्टरीज आपने अभी तक डिटेल में पढ़ी नहीं है। कैरोटिड आर्टरीज राइज करती है अयोटा से। खत्म हो गया टाइम, बस मैं 2 मिनट। ये कैरोटिड आर्टरीज क्योंकि या तो वेन्स होंगी या आर्टरीज होंगी, ऑल दीज वेसल्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द हार्ट। या तो वेन्स होगी, ठीक है, वीनस रिटर्न नहीं आएगा। वेन अगर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट आर्टरी आती है। आर्टरी जो निकल रही है अयोटा और आपकी पल्मोनरी ट्रंक है, वो आर्टरीज निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा है, उसमें से कैरोटिड आर्टरीज निकल रही है। तो या तो आप वेन्स इफेक्ट होंगी या आर्टरीज इफेक्ट होगी। ये आपको देखनी है कि ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में आके वेन्स नहीं है, सबसे पहले वेनस रिटर्न खत्म होती है, उसके बाद आर्टेरियल जो है वो प्रॉब्लम आती है। अगर वेन्स ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप आर्टरीज की तरफ जाएंगे। चलें जी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो वी कैन अगले उसमें देख लेंगे। कल डॉक्टर उस्मान लेंगे मीडियास्टिनम का, और उसके बाद फिर आके आपका होगा हार्ट का नेक्स्ट वेंसडे को, या देखते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।